हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, तारीख है आज 21 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान शब्दों में इसको बताने का प्रयास होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलरली लाते रहें। दोस्तों, आज हम जिन 4 आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं उनमें पहला हिंट ऑफ स्टेबिलिटी, दूसरा आर्टिकल रहेगा रिवैम्प इंडिया स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तीसरा आर्टिकल हम रहेगा इंडिया वियतनाम टाइज पर आधारित, और चौथा जो आर्टिकल रहेगा सेविंग मदर्स। एक एक करके इन सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की। तो दोस्तों, जो पहला आर्टिकल आज का है वो हिंट ऑफ स्टेबिलिटी। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये श्रीलंका अनस्टेबिलिटी जो है उसके इर्द गिर्द पे घूम रहा है। वहाँ पर अभी जो श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो नए प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ले लिया है। लोगों का काफ़ी विरोध भी इस पर हुआ है। गो रानिल गो इत्यादि नारे भी लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये लोगों का विश्वास को जीतते हैं, और जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कोलंबो में, इनके रेजिग्नेशन की मांग हो रही है, उन सब पे किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। क्योंकि हालात इस समय श्रीलंका में ऐसे हैं कि इस समय वहाँ पर जो जनरल इलेक्शन है देश उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर श्रीलंका क्राइसिस में जो स्टेबिलिटी होनी है उसमें भारत चाह रहा है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाए, इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए, और ये सारी चीज़ों के रहते हुए वहाँ पे बेसिकली ध्यान किसका देना है कि सब कुछ हो डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक तरीकों से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भारत ने श्रीलंका की जो क्राइसिस है उस पर काफ़ी मदद करने का प्रयास किया है। जो फिनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, जो भारत द्वारा फिनेंशियल असिस्टेंट श्रीलंका को किया गया है वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो क्रेडिट लाइन हो, जो ज़रूरी सप्लाई वहाँ पर हो, फूड हो, फ्यूल हो, मेडिसिन हो, लगभग $US में बात करें तो लगभग 3.86 बिलियन $US अभी तक वहाँ पे खर्चे जा चुके हैं, लगभग जनवरी 2022 के बाद से। वहीं श्रीलंका के केस में दूसरे देशों की बात करें तो दोस्तों चीन, जो कि इस क्राइसिस के पीछे का भी एक जिम्मेदारी, जो कई थिंकर वो मान रहे हैं कि जो चीन द्वारा अंधे रेट पे जो श्रीलंका को लोन, एक तरीके से डेप्ट क्राइसिस जो हुआ था, तो चीन ने इनकी रिकवरी के लिए अभी तक कितना खर्च किया, लगभग मात्र $78 मिलियन। उसके मुकाबले में जो भारत ने काफ़ी बढ़ चढ़कर अभी तक मदद किया है। देखना होगा कि किस तरीके से जो इनका फ्यूचर है कितना स्टेबल हो पाएगा, भारत कैसी मदद कर पाएगा, क्योंकि भारत की मदद श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस बायलैटरल, एक तो बायलैटरल मदद की ज़रूरत है श्रीलंका को भारत द्वारा, दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेज होते हैं, जो इंटरनेशनल जितने भी फोरम होते हैं वहाँ पर भी इनको भारत की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरा आर्टिकल इसी बात को व्याख्यायित कर रहा है। दोस्तों, जब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आता है रिवैम्प इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज। बेसिकली ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो भारत में उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बात कही जा रही है कि कोरोना के बाद से स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। अभी हेल्थ का जो है, जो स्कूल चिल्ड्रन का, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भारत में खासतौर पर इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो हेल्थ केयर को अक्सर, जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर अक्सर उसको किससे मिक्स कर दिया जाता है, मेडिकल केयर से। जबकि जो मेडिकल केयर होता है ये क्या होता है, ये पोस्ट प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। पोस्ट, किसी को कोई समस्या, कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद उसको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हेल्थ केयर क्या है, एक तरीके से ये प्री एक्टिव अप्रोच है, जहाँ पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने पर ध्यान दिया जाता है कि जिससे व्यक्ति बीमार पड़ने से बचे, वो स्वास्थ्य न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी वो मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि अभी स्कूल में कई तरीके की समस्याएं जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें देखी जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनहेल्दी डाइट, जो फास्ट फूड जैसी इन सब का खान पान में उनके मात्रा का बढ़ना, सोने की मात्रा में काफ़ी इरेगुलरिटी देखी जा रही है, यूजेस ऑफ मोबाइल हो गए, फिजिकल एक्टिविटी लोग कम कर दिए हैं पहले से, बाहर जाके खेलने की अपेक्षा घर पे दूसरे संसाधन, मोबाइल, टेलीविज़न इत्यादि अन्य माध्यम से एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा है।
मेंटल, डेंटल और आई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम बढ़ रहा है। कई बार जो सेक्सुअल बिहेवियर है यंग जनरेशन में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इसके अलावा जो टोबैको, सिगरेट आदि, इनके प्रति भी एडिक्शन बढ़ता देखा जा रहा है। आर्टिकल में बताया गया कि 1909 में प्रेसिडेंसी ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर पहली बार भारत में हेल्थ जो सर्विसेज स्कूल में उसकी तरफ ध्यान दिया गया था। वहाँ पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद से 1946 में सर जोसेफ बोर कमेटी, सर जोसेफ बोर कमेटी, इसके द्वारा क्या बताया गया था कि जो भारत में जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो अंडर डेवलप्ड है और कई जगह पे तो वो न के बराबर है। तो इस पे स्कूल हेल्थ सर्विस में व्यापक प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। इसके अलावा इसके बाद 1953 में क्या होता है कि सेकेंडरी स्कूल कमेटी ऑफ गवर्नमेंट सरकार बनाती है। सेकेंडरी स्कूल कमेटी ये सरकार बनाती है। उसमें क्या कहा जाता है कि जो एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि स्कूल हेल्थ और स्कूल जो फीडिंग प्रोग्राम है उसकी तरफ जो सरकारी इंटरवेंशन है उसकी ज़रूरत है। और इसके बाद क्या देखा गया, जो कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने अपना फोकस बढ़ा दिया, किस पर, न्यूट्रिशन पर फोकस बढ़ाया, स्कूलों में दिए जाने वाले न्यूट्रिशन पर फोकस बढ़ाया। किंतु जो एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच होना चाहिए स्कूल, उस पर उनका उतना ध्यान नहीं गया, उनका ज़्यादा ध्यान न्यूट्रिशन की तरफ चला गया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में मार्च 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ क्लिनिक इनको बनाने की बात कही गई है। तो इसमें बेसिकली कहा गया कि बेसिकली जो दिल्ली सरकार है उसका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, पहली बात उसने रिकॉग्नाइज किया, इसके महत्व को समझा, आवश्यकता को समझा। पहला तो रिकॉग्निशन है, कि ये चीज़ ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसने मॉडल अपनाया कि जिसमें कॉरपोरेट सोशल CSR जो होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके और दिल्ली सरकार के मध्य में, ताकि फंड मिल सके, सारी चीज़ें हो सके, उस पर ध्यान दिया जा सके। दोस्तों इसके अलावा आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जैसे कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इसके अलावा UNO है, साथ में वर्ल्ड बैंक, ये 4 संस्था द्वारा एक अभी पब्लिश किया गया था, एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसका नाम था फ्रेश, FRESH। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या था, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। मतलब स्कूल जो हेल्थ है उस पर जो रिसोर्सेज है उनका फोकस किस तरीके से बढ़ाया जा सके। इस अप्रोच के कोर में जो स्ट्रेटजी थी, कोर में स्ट्रेटजी क्या थी कि जैसे कि जो स्कूल हेल्थ पॉलिसी है, जो हेल्थ सर्विसेज है उसको उस पर ज़्यादा, जो स्कूल हेल्थ पॉलिसी उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। किन चीज़ों पे, जैसे वाटर है, पानी की स्वच्छता पर हो गया, सफाई पर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है उसके किस तरीके से उसको सुधारा जा सके। स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, स्किल बेस्ड जो हेल्थ एजुकेशन है उसकी बात कही गई। और इसके अलावा जो स्कूल बेस्ड हेल्थ है और जो न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके। साथ में जो कुछ सपोर्टिंग स्ट्रेटजी की भी बात कही गई। कैसी सपोर्टिंग स्ट्रेटजी जो इसको मदद करेगी, क्या, जो पढ़ाई हो, जो एजुकेशन हो, उसमें जो हेल्थ सेक्टर है उसका भी रोल बढ़े। साथ में जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात कही गई, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई। और जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसके पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने की बात कही गई, जिससे कि ओवरऑल सुधार हो सके। इसके बाद इसमें बात कही गई है कि जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो कैसा होना चाहिए, जो वहाँ पे लोकल नीड हो, हर जगह के अलग अलग वहाँ पर नीड हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो WHO का ये मानना है कि जो लोकल नीड असेसमेंट होता है
उसको ध्यान में रखते हुए जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उसको निर्माण करना चाहिए। उसमें हेल्थ प्रमोशन हो, हेल्थ एजुकेशन ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसका हो, जिससे कि एक पॉजिटिव हेल्थ की निर्माण हो सके, पॉजिटिविटी हो सके, जिसमें बीमारियों से रोकथाम हो, अर्ली डायग्नोसिस हो और जो ट्रीटमेंट हो, फॉलो अप हो, जिससे कि जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, जो जागरूकता है स्वास्थ्य के प्रति, जागरूकता, इसको बढ़ाया जा सके और फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान दिया जा सके। पेरेंट के रोल को इसमें बढ़ाने की बात कही गई है कई बार, और ये भी बताया गया कि कई यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ऑलरेडी ये जो फ्रेश अप्रोच है इसको अपनाया जा चुका है, उसको फॉलो अप कर रहे हैं, जिससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को वहाँ पर मिलता है। बेसिकली इसमें बात कही गई कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव, समस्या होने से पहले उसको रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, समस्या यदि है तो उसमें उससे पहले जो हेल्थ सर्विस है उसको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ में यदि कोई समस्या हो गई तो उसका क्यूरेटिव, उसका निदान, उसके निदान तलाशने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो पेरेंट, जो गार्जियन होते हैं, उनके रोल की भी बात कही गई है कि उनको ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, ज़्यादा संवेदनशील करने का प्रयास करना पड़ेगा कि वो बच्चों के हेल्थ को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हों। और आगे बात कही गई कि जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो आया था उसमें 2020 में स्कूल हेल्थ सर्विसेज की इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है वो न के बराबर है। लास्ट में ये बात कही गई कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन दोनों को ही इंप्लीमेंट करने में एक दूसरे के पूरक के रूप में ऐसा नीति बनाया जाए कि जिसमें हेल्थ पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी दोनों को इंप्लीमेंट, कन्वर्जेंस हो, एक दूसरे के पूरक के तौर में हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भविष्य हैं और भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब वर्तमान जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, अगले आर्टिकल की बात हम जब कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो भारत वियतनाम है इनके रिलेशन पे ये पूरा आर्टिकल है, जो कि इंडिया और वियतनाम ये अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका ये 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 50th एनिवर्सरी को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है, जो भारत है उसका जो वैदेशिक या जो बाह्य जो व्यापार होता है उसका तकरीबन 90% बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई कॉस्ट, 70% जो उसका कॉस्ट के या वैल्यू कह सकते हैं, 90% बाई वॉल्यूम, 70% बाई वैल्यू। ये कैसे हम अपना व्यापार करते हैं? समुद्र के रास्ते से। और भारत के लिए जो वियतनाम है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बात जब करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तो इसमें वियतनाम का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, ऊर्जा में, एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, और सबसे इम्पोर्टेंट किस में आता है, जो सी लाइन कम्युनिकेशन है इसको सिक्योर करने में, इसको सिक्योर करने में वियतनाम का रोल भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, और भारत का वियतनाम के लिए रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में इंडिया और वियतनाम दोनों के ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, किससे? चाइना से। तो एक कॉमन प्रॉब्लम दोनों के लिए चाइना है। साउथ चाइना सी में जो चीन अपना प्रभुत्व दर्शाता रहता है, अपनी दादागिरी दर्शाता है, और छोटे छोटे देशों को काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए भी भारत वियतनाम का एकजुट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वियतनाम के दृष्टिकोण से। और भारतीय दृष्टिकोण से हम जब बात करते हैं तो बेसिकली साउथ चाइना सी से हमारा काफ़ी बड़ा व्यापार जो इंडो पैसिफिक रीजन से जो होता है वो साउथ चाइना सी से होकर भारत से होता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में हमारा जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है उसका व्यापार में साउथ चाइना सी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में क्या है कि हमको एक जो फॉरवर्ड मैरिटाइम, जो हमारे जो मिलिट्री है, जो मैरिटाइम है, जो समुद्र के हमारा जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, व्यापारिक मार्ग हैं, उनको सुरक्षित और उनको उनकी निगरानी को दुरुस्त बनाने के लिए वियतनाम जैसे देश, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, साउथ चाइना सी में इनका काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन आता है,
तो वहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है कि हमारा जो मैरिटाइम डोमेन है उसको हम डेवलप करें। आगे आर्टिकल में इसमें बात कही जा रही है कि इसके अलावा हम जो कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम हैं उस पर हम दोनों कंट्री साथ में हैं। इसके अलावा अभी ज्वाइंट विजन की बात अभी लगभग जून 2022 में दोनों ही कंट्री के बीच में एक ज्वाइंट विजन, और साथ में ज्वाइंट विजन किस पे था, डिफेंस में लेके एक ज्वाइंट विजन का समझौता हुआ था और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। ये दोनों ही कंट्री के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाता है। जो भारत है उसने अभी वियतनाम को लगभग 12 हाई स्पीड बोट खुखरी क्लास के हाई स्पीड बोट भारत ने वियतनाम को दिए हैं। इनसे भी दोनों देश के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा IORA इंटरनेशनल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इसके अलावा मेकोंग गंगा, और अभी जो आसियान है और आसियान भारत के डिफेंस मिनिस्टर की मीट होने वाली है नवंबर 2022 में। इससे जो दोनों ही देश हैं वो एक दूसरे का परस्पर सहयोग, परस्पर नज़दीकी और एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये आदि जो भी इनिशिएटिव हो रहे हैं इनसे जो दोनों कंट्रीज हैं उनके टाइज भी और एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें जो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। तो जो न्यू दिल्ली और हनोई है उन दोनों का इंपॉर्टेंस एक दूसरे में काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन हम ये अभी तक देख रहे हैं कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस अभी तक हम दोनों जो शेयर कर रहे हैं या एक दूसरे पर काफ़ी हमने जो रिलेशन बिल्डअप किया उसमें काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं मिलिट्री टाइज तो काफ़ी हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं, पर आगे अभी हमको ज़रूरत किसकी है। अब इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा और व्यापक बनाएं और डायमेंशन की तलाश करें, जिसमें क्या हो सकता है, एकेडमिक टाई हो सकता है, कल्चरल टाइज को हम और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोनों कंट्री मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ब्लू इकॉनमी। जो ब्लू इकॉनमी, जो समुद्र से होने वाले बेनिफिट जितने भी होते हैं वो दोनों कंट्री, चाहे वो शिप निर्माण में हो और सामुद्रिक व्यापार में और भी सारी चीज़ें, उसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल था इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। दोस्तों आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है सेविंग मदर्स। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये इर्द गिर्द घूम रहा है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो मातृ मृत्यु दर होती है उसके इर्द गिर्द ये आर्टिकल घूम रहा है। मातृ मृत्यु दर होती क्या है, तो सिंपल वर्ड में बात करें तो 1 लाख जो लाइव बर्थ होते हैं, 1 लाख जो बर्थ होते हैं जो जन्म देने के बाद, उसमें जो माता होती हैं यदि इनका रेशियो 1 लाख में 1 मृत्यु, तो इस रेशियो को हम बात करते हैं MMR के रूप में हम देखते हैं 1/1 लाख, 1 डेथ अपॉन 1 लाख लाइव बर्थ। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मदर्स मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब आर्टिकल में बात कही जा रही है कि ये अन्य बात में अगर हम करें तो जो मातृ मृत्यु जो दर होता है ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ओवरऑल जो औरतें हैं वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वहां तक उनकी पहुंच कैसी है। पहुंच अगर अच्छी होगी तो MMR कम होगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिससे कि जो गर्भधारण को रोका जा सके, अलग अलग उसके जो भी उपाय हो सकते हैं वहां तक उनकी पहुंच कैसी है, न्यूट्रिशन माताओं को मिलने वाला कैसा है, और ओवरऑल बात करें तो पूरे ही जो देश है उसके हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है उसके खुद का हेल्थ कैसा है, इसको यदि देखना है तो हम MMR को देख सकते हैं। जिस देश जिस रीजन का MMR जितना ज्यादा होगा वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम होगा वो उतना ही कमजोर माना जाएगा। अब एक रीसेंट
स्टडी हुई है एक जनरल की, प्लॉस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, प्लॉस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, इस जनरल, इसमें एक रिसेंट स्टडी में ये बताया गया कि जो प्रोग्रेस है हेल्थ केयर में, वहां पर क्या किया जा रहा है, जो हेल्थ केयर में जो प्रोग्रेस है वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो देश जो एमएमआर को निकाल रहा है उसके भी क्या ये बिल्कुल सही निकाल रहा है, इस पर भी ये पूरा जो जनरल में जो स्टडी है उस वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, असेसमेंट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो भारत के जो 70% से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो एमएमआर है वो 70+ है, और जैसे साउथ इंडिया के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर जो एमएमआर है वो 70 से कम है, 70 से नीचे है वहाँ पर। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ओवरऑल बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी किसमें, राज्यों के बीच में। भारत में जो राज्य हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है एमएमआर को लेके। इसका मतलब क्या है कि जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, उनमें भी बहुत ज़्यादा विभेदन है विभिन्न राज्यों में। इसमें बात ये कही जा रही है कि जो हेल्थ केयर है उसमें पहुंच को और व्यापक बढ़ाना पड़ेगा ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य से उनका पहुंच बढ़े, हेल्थ केयर में उनकी पहुंच बढ़े। उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जो भी गर्भ निरोधक जो भी उपाय होते हैं, वो और उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना पड़ेगा। साथ में जो डिलीवरी के बाद होने वाली जो केयर होती है उसको मजबूत बनाना होगा। बॉडी मास इंडेक्स, कई बार क्या होता है कि वजन और जो हाइट होती है वो जितना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन का, वो उसमें काफ़ी अंतर होता है। कई बार वो उतने उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, तो इन सब का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। और जो कई जगहों पर देखा गया है कि जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी थोड़ा सा उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने शिशु को जन्म देती है, इस पर भी नियंत्रण करने से जो मातृ मृत्यु दर है इसमें भी थोड़ा सा इसमें कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो जन्म देने की जो उम्र है, बहुत यंग एज में अगर जो युवतियां हैं वो माँ यदि बनती हैं तो वहाँ पर जो मातृ मृत्यु दर है उसकी भी बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इन सब पहलुओं पर यह आर्टिकल ध्यान आकर्षण कर रहा है। दोस्तों, आज द हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्ञानार्जन हुआ होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।